हेलो एवरीवन। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हमने पिछला सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज के कुछ टॉपिक पीछे छोड़ दिए हैं। आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। इसमें हम उद्विकासीय, चक्रीय और संघर्षवादी परिवर्तन को पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं रिवॉल्यूशन उद्विकास थ्योरीज, परिवर्तन की उद्विकास थ्योरीज। इसमें मुख्यतः एक रेखीय जिसमें ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, मार्स, मॉर्गन, हॉबाउस, मैक्स वेबर आदि शामिल है। वहीं नव उद्विकासीय बहुरेखीय में गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ली वाइट, जे स्टुअर्ट, ऑकबर्न आदि शामिल है। उद्विकास मुख्यतः हर थिंकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का एक नज़रिया। उस हिसाब से हर किसी ने उद्विकास यानी एक समाज दूसरे समाज में जब परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निकलता है, तो उसको डिफाइन करने के अपने अपने तरीके हैं। किसी ने विचारों को माना है, किसी ने धर्म को माना है, किसी ने आर्थिक तत्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और किसी ने राजनीतिक पॉलिटिशियन को ज़्यादा वैल्यू दी है। इस प्रकार हर किसी का अलग मत के अनुसार हर किसी के विचारों में कुछ ना कुछ विभेद देखने को मिलता है कि समाज में परिवर्तन आखिर किस प्रकार हुआ, कैसे एक समाज एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तन को तैयार हो गया। इस प्रकार सबसे पहले हम ऑगस्ट काम्टे को देखते हैं। इनके मुख्यतः विचारों में बौद्धिक आधार पर परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार मनुष्य की बुद्धि में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है। इन्होंने इनका समय काल 1908 से 1857 माना गया है। इन्होंने सबसे पहले धर्मशास्त्रीय कि समाज प्रारंभ में धर्मशास्त्री था, धर्म को अधिक वैल्यू दी जाती थी। इसमें देवी देवता की पूजा और कोई भी जो प्राकृतिक घटना होती थी उसके पीछे धर्म को माना जाता था। पहले व्यक्ति वस्तु पूजा करता था, उसके बाद बहुत सारे देवी देवता को पूजने लगा। फिर उसे कुछ एहसास हुआ कि सब एक ही भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एकेश्वरवाद को पूजना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे समय बीत गया। उसके बाद थोड़ा व्यक्तियों में तर्क करने का विचार आया और अमूर्त चीज़ों को भांपने का विचार आया कि बिजली क्यों कड़कती है, आंधियाँ क्यों चलती हैं, मौसम चक्र कैसे परिवर्तन होता है। इस प्रकार थोड़ा तार्किक रूप से समाज को देखना स्टार्ट किया। उसके बाद प्रत्यक्षवादी, जो आजकल वैज्ञानिक रूप जानने लगा है। इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर वस्तुओं के होने वाले परिवर्तन को देखता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि एक समाज जब दूसरे समाज में बदलता है तो एक सरल समाज से जटिल समाज की ओर परिवर्तन होता है। इन्होंने विषयों के आधार पर भी इसको वर्गीकरण किया है कि प्रारंभिक गणित, उसके बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र। इस प्रकार एक सरल अवस्था से एक जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है और पहले की अवस्था दूसरे होने वाले विषयों को, बाद के विषयों को किसी न किसी रूप से लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि पहले व्यक्ति धार्मिक था, फिर उसमें तात्विकता, तर्क के आधार पर वस्तुओं को जांचने का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद प्रत्यक्षवादी बन गया। फिर इस प्रकार आगे कार्ल मार्क्स ने भी अपने विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स का मुख्यतः इसका समय 1818 से 1883 तक माना गया है। इन्होंने जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी और उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर 5 प्रकार के वर्ग बताए हैं: आदिम, एशियाई, दास, सामंतवादी और पूंजवादी, और लास्ट में साम्यवादी समाज का छठा इन्होंने बताया साम्यवादी समाज का उद्भव हुआ। इस प्रकार इन्होंने बताया कि पहले समाज आदिम था, कोई समाज में कोई स्वामित्व नहीं था किसी के ऊपर भी। उसके बाद दास आए, दास ने किसान मालिक और दास आए, दासत्व युग। इन्होंने मालिकों ने किसानों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एशिया समाज में सामंतवादी
अर्धदास और किसान देखे गए। उसके बाद सामंतवादी समाज आया। उसके बाद पूंजीपति ने मशीनों पे कई हद तक अधिकार कर लिया और मजदूरों का शोषण करने लगे। और लास्ट में आएगा साम्यवादी युग। इस प्रकार युगों का चेंज आर्थिक आधार पर देखा गया है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर का समय 1820 से 1903 तक माना गया। इन्होंने जीव और समाज के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी बताई। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जीव एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे कि बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था में चेंज होता है, इस प्रकार समाज भी एक सरल से जटिल क्रम में परिवर्तन होता है। इन्होंने समाज में एकीकरण विघटन के द्वारा समाज में समाज की प्रगति चलती रहती है। समाज एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इन्होंने सबसे पहले आदिम, जंगली और औद्योगिक 3 प्रकार के समाजों में बांटा है, जिसमें से उन्होंने पहले बताया कि सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज में सब सैनिकों के आधार पर नियंत्रित होते हैं, लेकिन औद्योगिक समाज में सब औद्योगिक इकाई के आधार पर नियंत्रित होते हैं। वहीं आगे हम बात करें तो मॉर्गन ने एंशियंट सोसाइटी में 1872 को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात की, जिन्होंने जंगली, बर्बर और सभ्य 3 प्रकार की अवस्था बताई। जंगली अवस्था में व्यक्ति, आपने पढ़ा होगा कि आग जलाता था, पत्थरों को टकराता था, पशुओं को मार कर मांस का सेवन करता था और पत्तों को अपने शरीर पर ढकता था। उसके बाद बर्बर अवस्था, इसमें थोड़ा बर्तनों का आविष्कार हो गया और व्यक्ति पशुओं के ऊपर अधिकार होने लगा और पशुओं से उसने खेती पशुपालन आदि स्टार्ट कर दिया। इस पर सभ्य अवस्था में व्यक्ति, आधुनिक सभ्य जो हम समाज देखते हैं वो सभ्य अवस्था है उसका। इसी प्रकार उन्होंने 1870 को परिवार के विकास की चर्चा की। समरक्त, पुनालुअन, सिंडिशियम और पितृसत्तात्मक को एक विवाह, इस प्रकार 5 परिवारों की चर्चा किया। रॉबर्ट बेलास ने धर्म का उद्विकास बताया। इन्होंने बताया कि धर्म के आधार पर उद्विकास होता है, इस प्रकार समाज बदल गया है। इन्होंने सबसे पहले आदिम, पुरातत्व, ऐतिहासिक, प्रारंभिक, आधुनिक और आधुनिक, इस प्रकार के अवस्था में धीरे धीरे धर्मों में परिवर्तन आया। इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला। वहीं बेंजामिन किड ने सोशल इवोल्यूशन में अनेकता में एकता के आधार पर उद्विकास बताया। वहीं इमाइल दुर्खिम की बात करें तो इन्होंने सम विभाजन में सामाजिक परिवर्तन के आधार पर उद्विकास बताया कि प्रारंभ में समाज यांत्रिक समाज था। सब राजा के आदेश पर यंत्रवत कार्य करते थे। समाज में सब एक परंपरा, कानून आदि को सब लोग फॉलो करते थे और दमनकारी कानून थे। नैतिक घनत्व कम था तो जनसंख्या घनत्व कम था तो नैतिक घनत्व भी कम था। और लेकिन साम्यवादी समाज में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है तो नैतिक घनत्व भी अधिक है और क्षतिपूरक कानून देखने को मिलते हैं। आगे टी वेवलेन, इनका समयकाल 1857 से 1929 को माना गया है। इन्होंने 3 प्रकार की अवस्था बताई। शांति में जंगली स्तर, निम्न बर्बर स्तर, उच्च बर्बर स्तर और आर्थिक चरण। द्वंद्वात्मक परिपेक्ष के अंतिम चरण में की नकारात्मक विकास बताया। इसमें उन्होंने अवस्थाओं का जिक्र किया। इसी प्रकार अडोल्फ कास्टे जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, इन्होंने जनसंख्या का उद्विकास का सिद्धांत दिया कि जनसंख्या किस प्रकार परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन हो गया। पहले छोटा शहर था, फिर नगर का विकास हुआ, फिर महानगर बने, फिर राजधानी नगर बने, संघीय राजधानी नगर, फिर जनसंख्या वृद्धि से समाज के उद्विकास में वृद्धि हुई। पहले एक छोटा गांव था, फिर कस्बा बना, कस्बा से नगर बने, नगर से महानगर, महानगर से राजधानी नगर। इस प्रकार धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने से समाज का विकास हुआ। वहीं एल.टी. होबाउस ने 1864 में और 1929 को जैविक और सामाजिक उद्विकास में सामाजिक सहयोग की भावना और प्रकृति में संघर्ष क्या, इन्होंने जैविक और सामाजिक उद्विकास की बात की। उन्होंने बताया कि सामाजिक सहयोग की भावना और प्रकृति में संघर्ष से समाज में परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि अगर समाज में आकार, कार्य क्षमता, सेवा, स्वतंत्रता में आदि ये मनुष्य व्यक्ति को अगर ये चारों चीज़ें मिल रही है तो वो सभ्य समाज माना जाएगा। इन्होंने 3 अवस्था बताई, नातेदारी, तानाशाही
और नागरिकता, इस प्रकार अवस्था में चेंज हुआ है। पहले नातेदारी के आधार पर लोग एक दूसरे को जानते थे, जैसे कि परिवार का बहुत महत्व था। फिर राजा महाराजाओं का काल आया तो तानाशाही ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आजकल हर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता, देश की नागरिकता के अनुसार जीता है। हर किसी को एक कार्ड मिला हुआ है, वो अपनी नागरिकता साबित करता है। इस प्रकार नागरिकता के आधार पर समाज में परिवर्तन हुआ है। जेम्स फ्रेजर की गोल्डन ब्राउ में, जेम्स फ्रेजर की बुक थी गोल्डन ब्राउ, इन्होंने धर्म के आधार पर विकास बताया। इन्होंने बताया कि पहले जादू के आधार पर, फिर धर्म, लेकिन अब विज्ञान के आधार पर विकास देखने को मिलता है। वहीं पार्सन्स जो 1902 से 1979 में प्रकार्यात्मक सामाजिक उद्विकास में जीव समाज में समानता देखते हैं। इन्होंने पहले बताया कि दृष्टि, पहले व्यक्ति दृष्टि के आधार पर एक दूसरे को पहचानता था, लेकिन फिर संचार का मुख्य कार्य क्या है? भाषा, नातेदारी, धर्म। पहला चरण आदिम जाति, दूसरा उन्नत आदिम अवस्था, तीसरा चरण औद्योगिक अवस्था। और अरविंदो ने यहाँ तक ही कहा है कि ये अति मानव की उत्पत्ति, धीरे धीरे समय बीतने जाने के बाद अति मानव की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार उन्होंने, कई समाजशास्त्रियों ने धर्म, जैसे टाइलर ने अपनी प्रिमिटिव कल्चर में धर्म का विकास बताया। ये मुख्य गोल्डन जेम्स फ्रेजर से प्रभावित थे। इस प्रकार सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। आगे हम चक्रीय साइकिलिंग थ्योरी को पढ़ेंगे। हिंदू धर्म युग में सभ्यता संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर चक्रीय सिद्धांतों को बताया है। सबसे पहले जियोवानी विको, जो इटली के समाजशास्त्री थे, इनका कार्यकाल मुख्यतः 1660 से 1744 तक माना गया है। इन्होंने बोगार्ट्स ने समाजशास्त्र के जनक माना है जियोवानी विको को। इन्होंने सर्पिलाकार थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि एक समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लौटता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, फिर लौट के पुनः पहली अवस्था में आता है। इस प्रकार सर्पिलाकार आधार पर चलता रहता है। वहीं विल्फ्रेड पेरेटो ने, जो 1848 से 1923 को इटली के समाजशास्त्री थे, इन्होंने उद्विकास का विरोध करके संप्रभात और विशिष्ट वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। इन्होंने मुख्यतः पॉलिटिशियन के आधार पर अपनी थ्योरी बताई है। इन्होंने बताया कि सत्ता पर दो लोग कायम रहते हैं, एक विशिष्ट वर्ग और एक अवशिष्ट वर्ग। यानी समाज में माना जाता है कि सत्ता पर एक व्यक्ति कायम है, सत्ता पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। धीरे धीरे वो अपने कार्यकाल में अकुशल होता जाएगा और भ्रष्ट भी होता जाएगा। वो अपने कार्य में आलस करेगा, फिर उसे भ्रष्ट होने के कारण वह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, और जो नीचे के लोग थे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगेंगे। इस प्रकार चक्र की भांति चलता रहता है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। इस प्रकार प्रारंभ में व्यक्ति अपने गुण और कुशलता के कारण अभिजात वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, यानी राजनीतिक में हाई पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन अभिजात वर्ग अपने सदस्य बन जाने के बाद धीरे धीरे भ्रष्ट होता जाता है। वो अपनी कार्यकुशलता और योग्यता में कमी होने लगती है। अब धीरे धीरे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। इन खाली स्थानों को भरने के लिए निम्न वर्ग के सदस्य ऊपर की ओर आने लगते हैं। वही व्यक्ति ऊपर आते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं और कुशल होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों में सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार पेरेटो ने सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 प्रकार के वर्ग बताए। एक राजनीतिक क्षेत्र में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, जिसमें से शेर और लोमड़ी। शेर जो शासन करता है, लोमड़ी जो तलाश में रहती है कि कब ये शेर हटे तो हम इसकी जगह पर आए, इस प्रकार। और आर्थिक क्षेत्र में निश्चित आय वाले लोग और अनिश्चित आय वाले लोग। वहीं आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासवादी लोग और अविश्वासवादी लोग। इस प्रकार के हर 3 प्रकार की इकाइयों में 2-2 प्रकार के लोग रहते हैं। वहीं हम ओसवाल्ड स्पेंगलर को देखें तो इनकी बुक थी
इनका कार्यकाल था 1880 को से 1936 को। इन्होंने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक बुक में 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया और सामाजिक परिवर्तन के चक्र के आधार पर बताया। इन्होंने बताया कि जब हम जहाँ से आरंभ होते हैं और फिर वहीं लौट कर आते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार हमारा शरीर जन्म लेता है, उसका विकास होता है, फिर मृत अवस्था में आता है, इस प्रकार देखें तो चक्र की भांति चलता रहता है। और इसके सिद्धांत को आरंभ और अंत का सिद्धांत भी कहा गया है। संस्कृति स्वाभाविक की तरह ही विश्व इतिहास उसकी सामूहिक जीवनी है। आलोचकों ने इसको निराशावादी सिद्धांत भी कहा है। वहीं हम पेट्रियम ए सोरोकिन जो अमेरिका समाजशास्त्री थे, इन्होंने सोशल और कल्चर डायनेमिक नामक बुक में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत स्पेंगलर के विचारों के विरोध थे। हालांकि इन्होंने चक्रीय सिद्धांत पेंडुलम थ्योरी दी थी। पेंडुलम एक घड़ी होती है जो टाइमिंग के आधार पर घूमती रहती है। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार के स्थितियां बताई। परिवर्तन के लिए 3 संस्कृतियों का योगदान है, एक चेतनात्मक संस्कृति, एक भावनात्मक संस्कृति और एक आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति जो इंद्रियपरक संस्कृति और आशावादी संस्कृति के बीच की स्थिति है। इंद्रियपरक संस्कृति को भौतिकवादी संस्कृति मान सकते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति भौतिक वस्तुओं, आविष्कार, उससे संबंधित पदार्थों का समावेश होता है। जैसे कि खाओ पियो मौज करो संस्कृति। कभी कभी हमने देखा होगा कि हम कहते हैं कि कुछ नहीं रखा, खाओ पियो और मौज करो। इस प्रकार हम एक इंद्रियपरक संस्कृति में जीते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमको एक शोक न्यूज मिलती है कि एक आदमी हमारा कोई जानकार मर गया, तो हम कहते हैं कि हम कुछ नैतिक होने हमने सुना कि कोई हमारा जानकार एक्सपायर हो गया, तो हमारे मन में फीलिंग आई कि संस्कृति में, इस संस्कृति से परे भी कुछ है, तो हम एक आदर्शवादी व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हैं। तो हमारे अंदर ईश्वरीय न्याय, नैतिक मूल्य, आत्मा संबंधित विश्वास और कर्तव्यों का महत्व बढ़ जाता है। और इन दोनों की स्थितियों के बीच में आती है आदर्शात्मक संस्कृति। एक व्यक्ति लाभ के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी महत्व देता है। समाज कभी भी चेतनात्मक संस्कृति की ओर तो कभी समाज आदर्शवादी संस्कृति की ओर तो कभी इंद्रियपरक संस्कृति की ओर बढ़ता है, जिसको आदर्शात्मक संस्कृति समय समय पर पुनः स्थापित करती है। इस तरह दोनों के बीच में कभी कभी द्वंद्व बना रहता है और समाज में कभी कभी वो कभी कभी भौतिकवादी मूल्यों की ओर बढ़ता है, कभी कभी ईश्वरीय न्याय की ओर बढ़ता है। इस प्रकार उन्होंने पेंडुलम थ्योरी दी थी। वहीं टोयनबी ने चक्रीय सिद्धांत की बात की है। इन्होंने अपनी बुक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सभ्यता में प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है, जो सभ्यता इसका प्रत्युत्तर का निर्माण के रूप में देती है। इस प्रकार वही जीवित रहती है और शेष नष्ट हो जाती है। टोयनबी ने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और चुनौतियों के 2 क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र में सृजनशील अल्पसंख्यक की अवधारणा दी। इन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में विनाश, संगठन और विघटन के दौर से गुजरा है। अगर व्यक्ति ने उसको प्रकृति को प्रत्युत्तर दिया है, यानी उत्तर दिया है उसके जो, तो समाज में विकास होगा। यानी व्यक्ति ने अगर उसको प्रकृति की ओर से कई प्रकार की आपदा आती रहती है, लेकिन अगर व्यक्ति उसको प्रत्युत्तर में कुछ जवाब दे देता है
तो वो संस्कृति जीवित रह जाती है और आगे बढ़ती रहती है। अगर व्यक्ति प्रत्युत्तर नहीं देता तो वो संस्कृति नष्ट हो जाती है। जैसे कि नील नदी सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की चुनौतियाँ आई, लेकिन चुनौतियों में प्रत्युत्तर मिला, उनको उत्तर मिला। इस प्रकार वो संस्कृति कई सालों तक जीवित रही। लेकिन गंगा नदी के वोल्वो नदी के किनारे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला उनको, इसलिए वो जीवित नहीं रही। इस प्रकार उन्होंने बताया चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। आगे हम संघर्षवादी सिद्धांत को देखेंगे। संघर्षवादी सिद्धांत मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, हीगल, डेरेनडॉर्फ, चार्ल्स डार्विन आदि समाजशास्त्री आते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने हीगल से विचारों को ग्रहण किया। जिस प्रकार हीगल ने बताया कि विचारों में वाद, विवाद और प्रतिवाद और फिर संवाद होता है। वाद, उसके प्रतिवाद, संवाद इस प्रकार उत्पन्न होता है। तो हीगल ने विचारों का आधार बताया कि अधोसंरचना, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंधों के आधार पर अधोसंरचना निर्माण होता है, बाकी अधिसंरचना उसके अगेंस्ट में बनती है, यानी उत्पादन के साधनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है। इस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 तो जैविक उद्विकास में संघर्ष की बात की है। अस्तित्व के लिए संघर्ष सामाजिक क्रिया, विश्वास, अंतःक्रिया के विरोध की प्रक्रिया है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि उन्होंने जैविक उद्विकास से बात की कि वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो समाज में जीवित रहने लायक हैं और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। हीगल ने विचारों में द्वंद्व को संघर्ष की बात की है। उन्होंने ये विचार फिक्टम से लिए गए हैं। जैसे कोई वाद होता है, उसके उपलक्ष्य में प्रतिवाद होता है, फिर संवाद की अवस्था आती है और इसके बाद फिर पुनः वो वाद में बदल जाता है। वहीं राल्फ डेरेनडॉर्फ ने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सामाजिक व्यवस्था की कार्यात्मक पूर्व आवश्यकता में शक्ति और सत्ता की बात कही है। संघर्ष के कारण सत्ता द्वारा व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति होती है। वहीं फ्रीडरिक या नीचे ने 1844 से 19 तक संघर्षवादी विचारकों के आधार पर सिद्धांत को बताया कि उन्होंने बताया कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति में प्रभुत्व की इच्छा के कारण वो दूसरों के ऊपर प्रभुत्व करना चाहता है। कुछ व्यक्ति कम प्रभुत्व होते हैं तो उन पर शासन किया जाता है। इस प्रकार समाज चलता रहता है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा प्रभुत्व की इच्छा रखते हैं तो वो प्रभुत्व करते हैं, यानी शासन करते हैं उनके ऊपर। फिर कम प्रभुत्व वाले उनके दबाव में रहते हैं। वहीं लुडविग गम्फलोविच ने 1838 से 1909 को डार्विन में विश्वास था इन्होंने प्रजाति समूह का सिद्धांत दिया। वाल्टन वेंजहट ने संघर्ष व्यक्तियों में नहीं होता, समूह में होता है। इस कारण समूह के अंदर एकता की भावना पाई जाती है। एक समूह दूसरे समूह से संघर्ष करता है, लेकिन जिस समूह में बाहर के समूह के प्रति संघर्ष रहता है, लेकिन आंतरिक समूह में एकता पाई जाती है। गुस्ताव रोथेनहॉफर ने 1842 से 1904 से ऑस्ट्रेलिया में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि इच्छाओं के कारण संघर्ष होता है। इच्छाएं कैसी होती है? किसी व्यक्ति को प्रजातीय यौन इच्छा होती है, किसी को शारीरिक इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा या सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, इस प्रकार की इच्छाओं के कारण समाज में संघर्ष होता है। इस प्रकार समाज परिवर्तन होता है। वहीं एल्विन डब्ल्यू स्मॉलर ने संघर्ष का मुख्य कारण 6 प्रकार के मानवीय स्वार्थ को बताया। इन्होंने 6 प्रकार के स्वार्थ बताए हैं। एल्विन डब्ल्यू स्मॉलर ने 6 प्रकार के मानवीय स्वार्थ के कारण संघर्ष होता है। स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सुंदरता, अधिकार और संघर्ष से शांति की ओर बढ़ना।
इस प्रकार स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सुंदरता, अधिकार, इस प्रकार के 6 प्रकार संघर्ष बताए हैं। इस प्रकार व्यक्ति संघर्ष से शांति की ओर बढ़ता है। और जे नोविको ने उद्विकास में संघर्ष के प्रथम चरण में संघर्ष शारीरिक होता है, दूसरे चरण में आर्थिक होता है, तीसरे चरण में राजनीतिक और चौथे चरण में बौद्धिक होता है। अंतिम चरण में शीत युद्ध के नेक या सूक्ष्म युद्ध देखे गए हैं। इस प्रकार कुछ इन्होंने संघर्ष की बात की है। संघर्ष में मुख्यतः संघर्षवादी थिंकरों में मुख्यतः कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है। कार्ल मार्क्स पढ़ने में आते हैं और कई बार हमें कार्ल मार्क्स की आलोचना मुख्यतः लुई अर्थ्यूजर ने की है। इस प्रकार आज हमारा सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।